नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं यूपी पीएससी के प्रीलिम्स के लिए हमारे रिवीजन बैच में। यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2024 के क्विक रिवीजन सीरीज आरटीक्यू सीरीज में इसका पहला सेगमेंट जिसमें क्लासेस होंगी आपकी। पहले सेगमेंट में आपको हम लोग पहले पढ़ाएंगे, बहुत शॉर्ट में कंसाइज वे में पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और उसके बाद इसके दूसरे सेगमेंट में हम आपका लाइव क्लास में एमसीक्यू कराएंगे। तो ये जो सेशन होगा वो रिकॉर्डेड होगा और एमसीक्यू जो होगा वो लाइव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज को देखना ना भूलें। आपको मैं गारंटी देता हूं कि सारे सवाल यहीं से होंगे। पढ़ लो, चाहे जहां से सिलेक्शन होगा यहां से, उसी तर्ज पे सारे सवाल इस सेशन से होंगे। इस वादे के साथ मैं आज का ये सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास है नहीं, इसकी पहली क्लास है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं स्टोन एज की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर हम बात करेंगे आज वैदिक कल्चर की। तो स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर, ये लगभग 3 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और अगले सेशन में 2 सेशन होगा इस पे, 2 बड़े सेशन होंगे इस पे। तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन से। आइए बात करना शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि नोट्स कहां मिलेगा। एक समस्या आपको रहती है। तो यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस आरटीक्यू बैच है। आपको हमारे ऐप पे देखना है। ये बैच फ्री है। आप हमारे ऐप पे जाके एनरोल हो जाइए। ये बैच फ्री है, सबके लिए फ्री है ये बैच। और जाकर के अपने ऐप पे हो जाइए एनरोल इस बैच में। और ये बैच 10 जनवरी से 30 जून तक अवेलेबल होगा। सिलेबस टिल एग्जाम हम लोग पूरा कर लेंगे और ये सारी चीजें मिलेंगी। ये सारी चीजें जो होती हैं, आपको सिर्फ एक करना है, बाइलिंगुअल बैच है। जाकर के ऐप पे ये बैच यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस बैच आपको एनरोल कर लेना, फ्री में एनरोल हो जाएगा। और आइए अब बात करते हैं पाषाण काल की। देखो, पाषाण काल मनुष्य के जीवन का वह काल है जिसमें मनुष्य पूरा पत्थरों पर टिका हुआ था, यानी ह्यूमन लाइफ विच बेस्ड अपॉन द स्टोन्स इज नोन एज स्टोन एरा। और स्टोन काल को हम लोग 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एरा, खाना बदोश जीवन जिएगा मनुष्य, घुमक्कड़ जीवन जिएगा मनुष्य, अस्थायी जीवन जिएगा मनुष्य, और खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर होगा, शिकारी होगा, शिकार करके अपना जानवर मारेगा और इतना बड़ा पेट अपना भरेगा मनुष्य। पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता, पहला सवाल यहां से आना शुरू हो गया है। पहला सवाल हालांकि आपके यहीं से आना शुरू हो जाता है। पूछा है कि पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला खाना बदोश जीवन है, दूसरा खाद्य संग्राहक, तीसरा शिकारी समाज, ये सब विशेषताएं हैं। दूसरा सवाल आपके यहां से आना शुरू होगा कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। 1863 में पल्लवरम मद्रास में इन्होंने हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी खोजी थी। बहुत फास्ट चलेंगे, एकदम स्पीड में चलेंगे, जोश में चलेंगे, ताकि सवाल होगा और हर हाल में होगा, इस गारंटी के साथ चलेंगे। तो हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी खोजी है, हैंडक्स खोजा है किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरी कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं इन्हें। भारतीय पुरातत्व का या भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन सा है? पहला स्थल है पहलगाम। आपसे पूछा है पहलगाम कहां है, तो कश्मीर में नदी है लिद्दर, और क्या मिला? हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है। दूसरा स्थल है हथनौरा।
आपसे फिर पूछेगा सवाल कि बेटा बता दो हथनौरा से क्या मिला है, तो बता देना हथनौरा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी घाटी में है, और मनुष्य की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है, सिर्फ मनुष्य का स्कल मिला है। तीसरा स्थल है भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और प्राचीनतम शैलाश्रय का साक्ष्य मिला है। सबसे पुराना एविडेंस मिला है किसका? केव शेल्टरिंग का। सबसे पुराना एविडेंस मिला है किसका? गुफा शैलाश्रय का। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश की बोलन नदी घाटी में है। हड्डी की बनी हुई मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, और पल्लवरम मद्रास में है। कहां है ये बताइए? पल्लवरम मद्रास में। तो यह था पूरा पाषाण काल। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में विशेषता बदल जाएगी। इस काल में पशुपालन, अब तक हम केवल शिकार कर रहे थे, अब हम पशुओं को पालेंगे, पशुपालन प्रारंभ हो जाएगा। इस काल की एक बड़ी विशेषता है कि छोटे, हल्के और ज्यादा नुकीले, ज्यादा धारदार हथियार होंगे। पहले हथियार बहुत मोटे, भद्दे, खुरदुरे थे। अब हथियार क्या होंगे? छोटे होंगे, हल्के होंगे, नुकीले हथियारों का प्रयोग हो जाएगा। इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? माइक्रोलिथिक, सूक्ष्म पाषाणिक। क्या कहा जाएगा इसे? इसे कहा जाएगा सूक्ष्म पाषाणिक, माइक्रोलिथिक। क्या कहा जाएगा इसे? इसे कहा जाएगा सूक्ष्म पाषाणिक, माइक्रोलिथिक। विशेषताएं: खानाबदोश जीवन, अस्थायी जीवन, खाद्य संग्राहक, शिकार करेगा, और मनुष्य के द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन होगा? कुत्ता। कुत्ता वो पहला पशु है जिसे मनुष्य ने क्या किया? पालतू बनाना प्रारंभ किया। मध्य पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? तो ध्यान दो कि बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में बागौर है कि आदमगढ़ है। अगर बागौर है तो बागौर सही जवाब होगा, आदमगढ़ है तो आदमगढ़ सही जवाब होगा। ठीक है, तो बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। भिलवाड़ा जिला राजस्थान के कोठारी नदी के किनारे है बागौर, और बागौर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। दूसरा है लंघनाज गुजरात। यह प्रथम शुष्क उत्खनन स्थल है, फर्स्ट ड्राई इवैक्यूटेड साइट है, और यहां से रेत का टीला मिला है और 14 ह्यूमन कंकाल मिले हैं। ये एक बात और आपको ध्यान देना है कि नर कंकाल का प्रथम साक्ष्य नीलगिरी की पहाड़ी से मिला है। मनुष्य के कंकाल का प्रथम साक्ष्य नीलगिरी की पहाड़ी से मिला है। यह भी आपको आगे कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, नहीं लिखा है मैं बल्कि लिख देता हूं नोट में। मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य नीलगिरी की पहाड़ी से मिला। मानव कंकाल का जो पहला साक्ष्य है वो कहां से मिला है? वो नीलगिरी की पहाड़ी से मिला है। तो मानव कंकाल का पहला साक्ष्य कहां से मिला? नीलगिरी की पहाड़ी से मिला है। दूसरा स्थल है सराय नहर राय। ये बहुत बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और मनुष्य की हत्या का पहला साक्ष्य मिला, एक कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में इधर पत्थर आर पार है, इसकी खोपड़ी में इधर पत्थर आर पार है। अगला है महदहा। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, और यहां पे स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ हड्डी और जानवरों के सिंग के उपकरण और आभूषणों को बनाने का साक्ष्य भी मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, आपको मैंने पहले भी कहा था कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दो जगह से मिलेगा, एक आदमगढ़, दूसरा बागौर। कहां कहां से मिलेगा? एक मिलेगा आदमगढ़ से और दूसरा मिलेगा बागौर से। तो दोनों जगहों से मिला है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। अगला है नवपाषाण काल, नियोलिथिक। नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल।
इसके डिस्कवरर हैं डॉक्टर प्राइमरोज, और नवपाषाण काल शब्द का उल्लेख जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। कहां किया है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, ये बुक है। इस बुक में जॉन लुबॉक ने सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल या सबसे पहले न्यूलिथिक टर्म का प्रयोग किया है। आपसे पूछा गया सवाल है। विशेषताएं क्या है इसमें? एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड, एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड, परमानेंट लाइफ, सेटल्ड लाइफ होगा, यूज ऑफ फायर, यूज ऑफ फायर, अग्नि का प्रयोग प्रारंभ होगा, और क्या होगा? तो पहिए का आविष्कार होगा, डिस्कवरी ऑफ व्हील। और ध्यान दीजिएगा, पहिए का आविष्कार कुम्हार के चाक के रूप में होगा, पॉटर्स व्हील के रूप में पहिए का आविष्कार किया जाएगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा 1000 बार पूछा गया। पहला अनाज जौ यानी बार्ले, पहला कॉपर, बार्ले। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, जब भी यह सवाल पूछेगा बेटा इसका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अमूमन यूपीपीएससी में ऑप्शन लहुरादेव सही है। यूपीपीएससी के लिए ज्यादा सही जवाब लहुरादेव है। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, और नवीनतम खोज ये मानते हैं कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव में है। अगर लहुरादेव ऑप्शन में ही नहीं दिया है और मेहरगढ़ दिया है तो मेहरगढ़ सही जवाब है, क्योंकि पुराना जो सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो पुराना जानकारी था हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मेहरगढ़ था, लेकिन नई जानकारी के अकॉर्डिंग कौन हो गया? लहुरादेव हो गया। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहां से स्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और नवपाषाणिक मानव बस्तियों का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम कश्मीर में है, यहां से गर्तावास यानी गड्ढे में घर यानी बेसमेंट का साक्ष्य मिला है। और बुर्जहोम का मतलब भी पूछा है आपसे, प्लेस ऑफ बर्च, क्या कहते हैं इसको? प्लेस ऑफ बर्च कहते हैं, वृक्षों का स्थान कहते हैं। और बुर्जहोम ही वो स्थान है जहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। अगला है गुफकराल। गुफकराल का मतलब होता है पॉटर्स केव, कुम्हार की गुफा। और यहां पे भी एविडेंस मिला है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का। यहां से ग्राइंडिंग स्टोन यानी सिलबट्टा, आपके घरों में होगा सिलबट्टा। पुराने जमाने में पत्थर का सिलबट्टा होता था जिससे लोग मसाला पीसते थे, जिससे लोग कुछ भी कूटना पीसना करते थे, तो वो ग्राइंडिंग स्टोन। तो क्या क्या मिलेगा यहां से? एग्रीकल्चर मिलेगा एंड एनिमल हस्बेंड्री मिलेगा। क्या मिलेगा? एनिमल हस्बेंड्री मिलेगा। और क्या मिलेगा? सिलबट्टा मिलेगा। कोल्डिहवा अगला सही जवाब। अगला है साइट बोलन नदी घाटी प्रयागराज में है। और विश्व में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है। पूरी दुनिया में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो कोल्डिहवा से मिला है। चिरांद ये सारण बिहार में है। पशुओं की हड्डी व सिंह के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहां से कई बार सवाल आया है, तो ध्यान दीजिएगा। चिरांद कहां है? चिरांद सारण बिहार में है। चिरांद कहां है? सारण बिहार में है। यहां से पशुओं की हड्डी और सिंह के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो बेटा यहां पे आपका पाषाण काल समाप्त होता है। ये इससे ज्यादा सवाल पाषाण काल से नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा सवाल आपके पाषाण काल से नहीं आएगा। बहुत शॉर्ट में, क्विक में, लगभग 15 मिनट से भी कम समय में पूरा पाषाण काल आपको मैंने उंगलियों पे याद करा दिया है। तो पाषाण काल यहां पे समाप्त होगा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी से सबसे पहले जो फैक्चुअल डेटा है वह है सिंधु घाटी का समय तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। कई नाम आते हैं। पहला नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। यही इसका औपचारिक नाम है, यही इसका ऑफिशियल नेम है। ये क्या है? इसका ऑफिशियल नेम है। तीसरा है
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और चौथा है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता। छठा नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। छठा नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन छठा नाम है इसका। बोलो क्लियर है बात? अब इसका आकार त्रिभुजाकार है, और आइए बात करते हैं इसकी चौहद्दी की। सबसे ऊपरी स्थल है मांडा, जो अखनूर के पास कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ में हिंडन नदी के पास है। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर, जो दाशक नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन की अब हम बात करने वाले हैं। देखो यार, हड़प्पा के हर शहर को दो भागों में बांटा गया, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर को पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला कहते हैं, जो सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। यहां पे बहुमंजिला इमारतें होती थी। अमूमन माना गया है कि यह पुरोहित या व्यापारी वर्ग का घर है। सुनोगे ध्यान से तो याद हो जाएगा, सिर्फ कुछ मत करो, मत नोट करो, यह सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको माइक्रो नोट्स भी दिला देंगे, वो सब मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। सिर्फ सुनो बेटा। फिल्मों के डायलॉग्स याद होते हैं, फिल्मों के सीन्स याद होते हैं ना? क्यों? हम सुनते हैं, हम देखते और सुनते तो सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, देखिए और सुनिए। याद कराने की गारंटी बाहुबली की है। ठीक? बाहुबली यानी मैं, मृत्युंजय बाहुबली। मैं आपको याद कराऊंगा, याद होगा, सिर्फ सुनिए। ठीक? निचला शहर जो पूर्वी टीले पर था, जिसे शहर कहते हैं, यहां बिना सुरक्षा दीवार के होगा, एक एक कमरे का घर होगा। यहां पर किसान, श्रमिक और शिल्पकार रहेगा। कौन रहेगा? किसान, श्रमिक और शिल्पकार। यानी नगरीकरण में, अर्बनाइजेशन में हर शहर दो पार्ट में बटा है। एक पार्ट ऊपरी शहर पश्चिमी टीला है, दुर्ग टीला है, जहां पर मकान जो है वो सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे, जहां पर बहुमंजिला इमारतें होती थी, जहां पर पुरोहित और व्यापारी वर्ग रहते थे। दूसरा है निचला शहर, जो पूर्वी टीले पर बसा हुआ है। यह शहर बिना सुरक्षा दीवार के घिरा हुआ था। इसमें एक एक कमरे का घर था। इसमें किसान, श्रमिक और शिल्पकार रहेगा। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो तीन भागों में बटा हुआ है, अपर, मिडिल और लोअर। अपर, मिडिल और लोअर तीन पार्ट में बटा है। और चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कोई विभाजन नहीं है, नो फोर्टिफिकेशन। ये पूछा हुआ सवाल है। ये पूछा हुआ सवाल है। नो फोर्टिफिकेशन वॉज फाउंड इन चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में किसी भी स्तर पर कोई भी दुर्गीकरण, कोई भी ऐसा फोर्टिफिकेशन नहीं मिला है। अगला जो फीचर्स है वो है हाउसेज। पक्की घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसका एकमात्र अपवाद कालीबंगा है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन से, अपवादों से भर भर के सवाल आता है, तो अपवाद कालीबंगा है। कालीबंगा के घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि बाकी सारे घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा की नाली लकड़ी की बनी हुई है, जबकि बाकी सारे घरों की जो नालियां हैं वो पकी हुई ईंटों की बनी हुई हैं। और अधिकांश घरों में हमारे यहां कुआं भी था। यह भी हमारी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग की गई हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। यानी 4:2:1 का संबंध है हड़प्पा सभ्यता के ईंटों के आकार में। चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली। 1000 बार पूछा हुआ सवाल है कि वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं? चनहुदड़ो से मिली हैं। हमारे हड़प्पा सभ्यता में सारे घरों के खिड़की और दरवाजे गलियों में खुलते थे। केवल एक अपवाद है लोथल। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अपवादों से सवाल आता है तो ध्यान दीजिएगा। केवल लोथल इज एक्सेप्शन, वेयर द डोर्स एंड विंडोज वर ओपन ऑन मेन रोड। इन लोथल, डोर्स एंड windows
were open on मेन रोड। जहां पर खिड़की और दरवाजे कहां खुलेंगे? सीधा मुख्य मार्ग पर खुलेंगे। बाकी सारे जगहों पर खिड़की और दरवाजे कहां खुलेंगे? गलियों में खुलेंगे। सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो जल निकास की व्यवस्था है। और अपने समकालीन सभ्यताओं में जितना भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, उन सारे सिविलाइजेशंस में सबसे बेटर जल निकास जो है किसका है? इंडस वैली का है। यहां पर ढकी हुई नालियां होंगी, कवर्ड ड्रेन होगा, कवर्ड ड्रेन होगा एंड कनेक्टेड विथ मेन होल। मेन होल, ये मेन होल से जुड़ी हुई होंगी और कनेक्टेड होंगी। सबसे बेटर जल निकास, द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम was found at मोहनजोदड़ो। सबसे अच्छा जल निकास मोहनजोदड़ो से मिलेगा। और चंदुदड़ो से क्या मिलेगा? मिट्टी की नाली मिली है। बाकी जो कालीबंगा से लकड़ी की, बाकी जगह की जो नालियां हैं वो पूरी पकी हुई ईंटों की बनी हुई नालियां मिलती हैं। अन्नागार ग्रैनरी, ये ध्यान दीजिएगा कि नदी के किनारे और दुर्ग क्षेत्र से बाहर होता था। इसका एक ही अपवाद है मोहनजोदड़ो। यहां का अन्नागार जो है वो दुर्ग के अंदर है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा से अन्नागार का साक्ष्य मिला है। और लोथल का अन्नागार जो है वह है मेड बाय वुड, मेड बाय वुड। ठीक है, वुडन ग्रेनरी मिला है। क्या मिला है? बाकी जगहों पे पत्थर और ईंट के ग्रेनरी हैं, ईंट और पत्थर के अन्नागार हैं। लोथल का अन्नागार केवल किसका है? लकड़ी का बना हुआ है। सड़कें, रोड्स, सड़कें सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती हैं? राइट एंगल पर काटती हैं। इट मीन्स 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं। कैसी बनी हुई हैं? तो बर्न्ट ब्रिक से बनी हुई हैं। बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड। ठीक है। और क्या है? पूरा ग्रिड ऑफ रोड्स है। क्या है? ग्रिड ऑफ रोड्स फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। जिसे क्या कहा है? जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है, क्योंकि ग्रिड ऑफ रोड पूरा फैला हुआ है, पूरा सड़कों का जाल फैला हुआ है। एक हिस्टोरियन है स्टुअर्ट पिगट। ये कहता है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर ट्विंस कैपिटल। क्या कहा है? ट्विंस कैपिटल ऑफ अ ग्रेट अंपायर, ऑफ अ ग्रेट अंपायर। ये सब सवाल जो पूछे गए हैं वो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संरचना की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो स्टुअर्ट पिगट कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विशाल राज्य की क्या है? ट्विंस कैपिटल है। मैके कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रतिनिधिमूलक शासन था। क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था हड़प्पा सभ्यता में। और राज्य की प्रकृति क्या थी? एंड वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट। राज्य की प्रकृति कैसी थी? वेलफेयर थी।
आपसे कई बार पूछा है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को क्या कहा है, तो एएल बाशम महोदय ने कहा है कि हड़प्पा का शासन कैसा है। कहते हैं साहब हड़प्पा का शासन धर्मतंत्रीय शासन है। कैसा शासन हड़प्पा का? बोले साहब धर्मतंत्रीय शासन है हड़प्पा का। आर.एस. शर्मा साहब ने कहा है कि वणिक वर्ग का शासन था। कहा साहब बनियों का शासन है। कैसा शासन है? बोला साहब वणिक वर्ग का शासन है, बनियों का शासन है। ये किसने कहा है? ये कहा है आर.एस. शर्मा साहब ने। ये सही लगता है। कहा है कि रूल ऑफ ट्रेडर्स, रूल ऑफ ट्रेडर्स, वणिक वर्ग का शासन है। किसका शासन है? बनियों का शासन है। सोसाइटी की बात करेंगे हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। मैट्रियार्कल सोसाइटी है। समाज में महिलाओं की पूजा होती है। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? देखो हर उस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी जहां पे वुमेन कैन टुक पार्ट इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। क्यों अच्छा होगा? वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। महिलाएं उत्पादन में भाग लेंगी, और जब महिलाएं उत्पादन में भाग लेंगी तो उनका कंडीशन कैसा होगा? बेटर होगा। सोसाइटी कैसी होगी? मैट्रियार्कल सोसाइटी होगी। इनके लिए अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का क्या साधन है? तो पहला है बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग। दूसरा है गेम ऑफ डाइस, पासे का खेल। तीसरा है चेस। उसके बाद डांस और म्यूजिक भी है, डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, डांस और म्यूजिक। तो पशुओं का युद्ध है, पाशे का खेल है, शतरंज है, डांस है और म्यूजिक है। हम बात करेंगे इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में इनके पास चार चीजें हैं: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, और अगला हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का, हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का, हम बात करेंगे ट्रेड और कॉमर्स का, हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स का। इतना चीज इनके पास इकोनॉमी में करने के लिए है। कृषि की बात करते हैं अगर हम, तो इनका मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। मेन प्रोफेशन इसलिए एग्रीकल्चर के यहां पे फर्टाइल लैंड है। लैंड कैसा है? फर्टाइल लैंड है क्योंकि नदियां हैं और नदियों से अच्छा जो है सिंचाई हो जाता है। ये नवंबर दिसंबर में जाड़े के मौसम में क्या करेंगे? फसलों को बोएंगे और मार्च अप्रैल में गर्मी के महीने में फसलों को काट लेंगे। इनका जो एग्रेरियन टूल्स है, जो इनका कृषि का उपकरण है, वो हल है और हसिया है, यानी वुडन प्लाव एंड स्टोन सिकल। वुडन प्लाव एंड स्टोन सिकल। ध्यान दीजिएगा, बनावली से मिट्टी का हल का खिलौना मिला है। यह पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां से मिट्टी के हल का कॉपी मिला है, प्रतिरूप मिला है, मॉडल मिला है, खिलौना मिला है। तो बनावली हरियाणा में है, यहां से मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। और सिंचाई के लिए ये लोग कुएं पर या वर्षा के जल पर या नदी के जल पर डिपेंडेंट है। नहरों से भी सिंचाई नहरों से सिंचाई नहीं होती है। इसका केवल एक अपवाद है, शोरतघुई, जहां से
तोरतुघुई केवल एक अपवाद है जहां से नहरों से सिंचाई का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से वाटर रिजर्वेयर मिला है। और सबसे बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का साक्ष्य भी मिला है धौलावीरा से। तो ध्यान दीजिएगा, सिंचाई कैसे होगा, तो वर्षा से होगा, सिंचाई नदी से होगा, नहर से नहीं होगा। केवल सोरतुघुई एक ऐसा स्थान है जहां से नहर से सिंचाई का साक्ष्य मिला है। बाकी जगहों पे नदी, नाले और वर्षा के जल से सिंचाई होगा, कुएं से सिंचाई होगा। बोलो क्लियर है। धौलावीरा से जलकुंड मिला है। क्या क्या है प्रमुख फसलें, तो गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल है। उसके अलावा पैडी, रागी, बाजरा, ज्वार, कपास, तिल, मटर, इसकी भी खेती होती है। ये लोग शुगर केन की खेती से अनभिज्ञ थे। They were unaware about sugar cane। सबसे पहले कॉटन को इंडस वैली वालों ने उगाया है। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड एट मेहरगढ़ एंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस वैली पीपल। तो पूछा हुआ सवाल है कि कॉटन का पहला साक्ष्य कहां से मिला, तो बता देना कि इंडस वैली से मिला है। और किसने उगाया, तो इंडस वैली लोगों ने उगाया है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग भी कहते हैं इसको। बैल, भैंस, कुत्ता, बकरी, ऊंट ये सब पालते थे। सबसे फेवरेट एनिमल इनका है कुबड़ वाला सांड यानी बुल। सबसे फेवरेट एनिमल कौन है इनका, बुल। और मोहनजोदड़ो, सुरकोतड़ा और लोथल से हाथी का दांत मिला है। एलिफेंट्स टिथ मिला है। और घोड़े की हड्डियों का, हॉर्सेस बोन, सुरकोतड़ा से मिला। कई बार पूछा गया है कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिला, तो कह देना सुरकोतड़ा से मिला है। शिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स में तांबा और टीन मिलाकर ये लोग कांसे का निर्माण करते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति इन लोगों ने बनाई है, वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। यानी इसमें मोम का ढांचा होता है, मोम के ढांचे से मूर्ति बनाते हैं और उसके बाद उस मूर्ति को आग पे रख देते हैं तो मोम पिघल के बह जाता है और मूर्ति बच जाती है। तो उसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लुप्त मोम विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लुप्त मोम विधि, लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। इनको मेटलर्जी का नॉलेज था, धातु को गलाना आता था इनको। और ये धातु और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये क्ले स्टैच्यूज, क्ले मूर्तियां, क्ले आइडल भी बनाते हैं। और मनका यानी बीड्स का कारखाना मिला है। कहां पे, चनहुदड़ो में। तो चनहुदड़ो से इनका मनका बनाने का कारखाना मिला है। मोहनजोदाड़ो से चांदी का कलश मिला है और हड्डी का सुई मिला है। अब हम बात करेंगे इनके ट्रेड एंड कॉमर्स की। इनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होता है, यानी इंडस वैली के भीतर भीतर भी ट्रेड हो रहा है और उसके बाहर मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से, इजिप्टियन सिविलाइजेशन से भी इनका ट्रेड होता है। इनका ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड है, बेस्ड अपॉन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय पर आधारित है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ ट्रेड अवेलेबल है। ठीक है। लोथल से बड़े पैमाने पर क्या मिला है, तो ये मुहर मिला है, सील्स ऑफ गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी की मुहर मिली है। और हड़प्पा से एक एलिफेंट्स टिथ या आइवरी का स्केल मिला है। क्या मिला है, आइवरी स्केल, हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना मिला है। बोलो कहां से मिला है, इंडस वैली से मिला है, लोथल से। संधव सभ्यता के लोग जो है ये मेजरमेंट, दे अवेयर अबाउट मेजरमेंट एंड डेसिमल सिस्टम, अवेयर अबाउट मेजरमेंट टेक्निक एंड डेसिमल सिस्टम।
ये दशमलव की प्रणाली से भी वाकिफ हैं और नाप तौल की प्रणाली से भी क्या है, ये लोग वाकिफ हैं। आइए हम बात करेंगे इंडस वैली के रिलीजन की, धर्म की हम बात करने वाले हैं। इंडस वैली का धर्म कैसा था? तो ये लोग नेचर वर्शिपिंग पीपल थे। कैसे लोग थे ये लोग? नेचर वर्शिपिंग पीपल। ठीक है, किसकी पूजा करते हैं? मातृदेवी और भगवान पशुपति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मातृदेवी और भगवान पशुपति की पूजा करते हैं। नदी, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, सर्प, पशु इत्यादि की पूजा करते हैं। और सैंधव लिपि में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो कि सूर्य पूजा का प्रमाण है। और जॉन मार्शल ने पशुपति को प्रोटो शिवा भी कहा है। क्या कहा है? प्रोटो शिवा भी कहा है। क्लियर है? क्या कहा है? प्रोटो शिवा। ये लोग ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशंस को मानते हैं। कंकालों से तावीज, कॉपर एमुलेट्स मिला है। और लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड, फायर अल्टर मिला है जिससे ये लोग अग्नि की पूजा करते हैं। इसका भी प्रमाण मिलता है। एक बात ध्यान देना है कि नो एविडेंस ऑफ टेंपल। नो एविडेंस ऑफ टेंपल, यहां से मंदिर का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इनका क्रिमिनेशन कैसे होता है? तो ये कंप्लीट बुरियल, पूर्ण समाधान, जो मुस्लिम मेथड है जिसमें बॉडी को पूरा दफना देते हैं, वो भी फॉलो करते हैं। इनका दूसरा है पार्शियल क्रिमिनेशन, पार्शियल बुरियल, जिसमें कि ये डेड बॉडी को पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते हैं और जो बच जाता है हड्डियां, उनके मांस खाने के बाद उस हड्डी को दफन करते हैं, जो विधि आज हमारे पारसी अपनाते हैं। और तीसरा है इनका दाह संस्कार, क्रीमिनेशन, जो विधि आज हिंदू अपनाता है, जिसमें क्या करना है? बॉडी को अग्नि के हवाले कर देना है और चिता पर जला देना है। स्क्रिप्ट की बात करेंगे हम इनके। स्क्रिप्ट, लिपि। इनका जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है। क्या है? पिक्टोग्राफिक। लिपि कैसे है इनकी? इनकी लिपि पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है और इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। कुड नॉट डिफर्ड, और इसे ब्रुस्टोफिडेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रुस्टोफिडेन। क्यों कहते हैं ब्रुस्टोफिडेन? क्योंकि एक लाइन राइट टू लेफ्ट, एक लाइन राइट से लिखना शुरू किया गया और लेफ्ट पे लाके खत्म किया गया। अगली लाइन लेफ्ट से शुरू करके राइट तक जाएगा, तो एक लाइन राइट टू लेफ्ट और दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट होगी, इसलिए इसको ब्रुस्टोफिडेन कहते हैं। इनकी मुहरों से सवाल आता है। इनका सबसे पॉपुलर शेप है स्क्वारल, वर्गाकार। और पशुपति की मुहरें आपको मिली हैं जिसमें 5 प्रकार के जानवर हैं। कुल 6 जानवर हैं, टोटल 6 जानवर आपको दिखाई देगा, जिसमें एक पुरुष योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। पतन के कारणों में जॉन कैनेडी ने कहा कि मलेरिया से पतन हुआ। माधव स्वरूप वत्स ने कहा है कि नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से पतन हो गया। ऑरेल स्टाइन ने कहा है और अमलंद घोष ने कहा है कि क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पतन हुआ है। और बीबी लाल ने कहा है कि आर्यों के आक्रमण, भूकंप और बाढ़ से पतन हुआ है। अब आपको ये एक होमवर्क करना है, वो खुद से करना है। इसके सिटीज से सवाल आता है तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और चंद्रदुलो, इसके खोजकर्ता आपको ऐसा डायग्राम बना करके खुद से भरना है। उसकी नदी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रावी नदी, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। तो ऐसा आपको नदी भी लिखना है, स्थान लिखना है कि हड़प्पा कहाँ है। जैसे हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो लरकाना सिंध पाकिस्तान, और क्या क्या एविडेंसेस यहां से मिले, ऐसा एक आपको डायग्राम यहां पर तैयार करना है। और अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वाला टॉपिक आपका यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है, और अगर आपने ये कर लिया तो आपका
इंडस वैली कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम बात करेंगे अब वैदिक काल की। देखिए, वैदिक काल को अमूमन दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा वैदिक एरा है, वैदिक एज, इसे दो पार्ट में बांटा गया। अमूमन ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, और इसे प्री वैदिक एरा 1500 से 1000, और इसे लेटर वैदिक एरा 1000 से 600 तक बांटा गया है। और 1000 बीसी में बांटा क्यों गया? क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में बनारस और अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हो गई, और इस लोहे की खोज ने बवाल कर दिया। इस लोहे की खोज की वजह से इतना सारा चेंजेस हुआ कि हमें इसे क्या करना पड़ा? बांटना पड़ा। इसे जानने के जो हमारे पास सोर्स हैं वो वेद है। तो वेद ही वैदिक नॉलेज के जानकारी का सोर्स है। वेदों का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों को कंपाइल किया है महर्षि वेद व्यास ने। और वेदों के संकलन करता, वेदों का संकलन जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश, प्रोविंस ऑफ सेवन रिवर में हुआ है। कहां हुआ है? सेवन रिवर्स में हुआ है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है आर्य का मतलब। देखिए, वेद, ऋग्वेद की बात करेंगे, टोटल 10 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? टोटल 10 चैप्टर, ठीक है। जिसमें 1028 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है सब टॉपिक, सब टॉपिक्स, ठीक है। और वर्ण वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 9वां मंडल सोम डाइटी यानी सोम देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। और यह राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुआ है। चौथा मंडल कृषि कार्यों के लिए मंत्रों का उल्लेख करता है। तीसरे मंडल, थर्ड चैप्टर में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र वॉज रिटेन एंड विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता या सविता देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र वॉज कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। गायत्री मंत्र वॉज कंपोज्ड बाय, वैसे बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। देयर इज अ चैंट नेम्ड अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो मंत्र है इसे ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद जो है वो देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखा गया वेद है, रिटन फॉर द प्रेयर ऑफ गॉड। मैक्सिमम मंत्राज वर रिटन फॉर इंद्र, दैट इज 250, एंड देन फॉर अग्नि, दैट इज 200। एंड अग्नि वॉज नोन एज माउथ ऑफ गॉड। अग्नि को देवताओं का क्या कहते हैं? मुख कहा जाता है। कि अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है, ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, सबसे प्रसिद्ध नदी है सिंधु, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर रिवर ऑफ ऋग्वेदा इज सरस्वती। मोस्ट पायस रिवर ऑफ ऋग्वेदा इज इंडस। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुस मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है? यजुस मतलब यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ और कर्मकांडों का विधि विधान है। ओनली वेदा विच इज रिटन इन प्रोज एंड पोइट्री बोथ। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों से में लिखा गया है, दोनों से लिया गया है। दूसरा है साम वेद। साम का अर्थ होता है गायन, इट मीन्स म्यूजिक, और भारतीय संगीत का जनक वेद है साम वेद, ठीक है। अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत यानी ऑल सुपरस्टिशंस, ऑल ब्लैक मैजिक वर डिस्कस्ड। दैट्स वाई इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। वेद त्रयी में 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद वाज नॉट इंक्लूडेड इन इन वेद त्रयी, ओके। यह है मॉडर्न रिवर्स नेम परुष्णी, परुष्णी, देन अस्किनी, देन शतुद्री,
DRI, then Vitasta, then Vipasa, and then Sadanira. Ravi, Askini is Parshuna is Ravi, Askini is Chinav, Shatudri is Satluj, Vitasta is Jhelum or Hydaspes, Vipasa is Bees or Byas, and Sadanira is Gandak. Sadanira is Gandak. ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक टेबल से बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपको पूछा गया है 4 वेद, चारों वेदों के पुरोहितों का नाम, उनके ब्राह्मण ग्रंथों का नाम और उनके उपवेदों का नाम। तो देखो, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित यानी ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाएगा, जो बोल बोल कर पढ़ेगा, उसे होता या होत्री कहते हैं। ये ऐतरेय और कौशितकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इसका उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद दूसरा वेद है, इसके पुरोहित अधवर्यु हैं, तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है और धनुर्वेद इसके उपवेद हैं। सामवेद पुरोहित उदगाता, तांड्य और जैमिनी और उपवेद गंधर्व वेद। अथर्ववेद पुरोहित ब्रह्मा, एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ और इसका उपवेद है शिल्पवेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को एज इट इज याद कर लीजिएगा। 1000 बार पूछा है। पुरोहित का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, जो वेद मंत्रों को गाएगा, जो उसका पाठ करेगा, वो पुरोहित है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है कि उस ग्रंथ की रचना, उस वेद को एक्सप्लेन किसने किया है, उस पर आसान भाषा में टिप्पणी किसने लिखी है, तो उसे उसका क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन होगा, ऐतरेय और कौशितकी। कौन होगा ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशितकी उसके ब्राह्मण हैं। ठीक है। चलिए आइए, आइए अब हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की। तो पहला सवाल है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कहां दिया गया है। तो थियरी ऑफ ऑर्गन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट और कोरोनेशन थियरी, ये दिया गया है किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। कहां दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। समुद्र का उल्लेख भी यही मिलता है। पुत्री को कृपण या दुखों का कारण कहा गया। यहां पर क्या कहा गया, पुत्री को कृपण या दुखों का कारण कहा गया है। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसे मत्स्य न्याय कहते हैं। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, अर्थात ताकतवर के द्वारा कमजोर का शोषण। और शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है। ये भी आपके लिए पूछा हुआ सवाल है। आइए हम बात करते हैं पुराणों की। पुराणों का टोटल जो नंबर है वो 18 है, 18 पुराण है। इसका मतलब होता है ओल्ड स्टोरीज, प्राचीन कहानियां। इसको लिखने वाले, इसके कंपाइलर हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। इसमें रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस बोथ हिस्ट्री है, रिलीजियस एंड बोथ हिस्ट्री है। और मोस्ट एंशिएंट,
मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन, सबसे ऑथेंटिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण इज मोस्ट एंशिएंट पुराण। मत्स्य पुराण इज मोस्ट एंशिएंट पुराण। देन उपनिषद। उपनिषद, देखो उपनिषद का मतलब होता है टू गेट नॉलेज बाय द सिटिंग बिसाइड द टीचर। गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया ज्ञान। टोटल नंबर 108 है और इसका जो मेन कंटेंट है दैट इज फिलॉसफी। दैट इज फिलॉसफी। इसका मेन कंटेंट क्या है? फिलॉसफी है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद, द डायलॉग बिटवीन यमा एंड नचिकेता इज टेकन फ्रॉम कठोपनिषद एंड द स्मॉलेस्ट उपनिषद इज मांडुक्य उपनिषद। ओके, अब हम बात करेंगे महाकाव्य की। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। महाकाव्य इट मीन्स एपिक्स। एपिक्स, ठीक है। तो रामायण को लिखा है किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। अवधि में इसका ट्रांसलेशन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित के मानस के नाम से। तमिल में किया है कम्बन ने और रामावतारम के नाम से। ये कुलोतुंग थर्ड के शासनकाल में किया है। किसके शासनकाल में किया है? कुलोतुंग थर्ड। ये चोल राजा था, चोलाज किंग, ठीक है। फारसी में रम्मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। पहले इसका नाम जय संहिता था। इसमें 18 चैप्टर, 18 पर्व हैं और पर्शियन ट्रांसलेशन किया है रजमनामा के नाम से। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नोट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। सभा को विशिष्ट जनों की संस्था कहते हैं। ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख है और समिति को सामान्य जनों की संस्था कहते हैं। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार है। सभा को हम लोग राज्यसभा मानते हैं क्योंकि विशिष्ट जनों की संस्था है और समिति को हम लोग लोकसभा मानते हैं क्योंकि ये आम आदमी की संस्था है। लोकसभा, सभा और समिति का मुख्य कार्य जो है वो राजा पर नियंत्रण करना था। इसके अलावा एक संस्था थी विदत। विदत क्या था? विदत। विदत का जो है ये थिंक टैंक है। ये क्या है? थिंक टैंक है विदत, ठीक है। यानी एक्सपीरियंस्ड एंड स्कॉलर्स। ये पढ़े लिखे विद्वानों की संस्था है। किसकी संस्था है? पढ़े लिखे विद्वानों की संस्था है। एक्सपीरियंस्ड एंड स्कॉलर्स की संस्था है और इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख आया है। ठीक है, ऋग्वेद में कितना उल्लेख आया है? 122 बार। प्री वैदिक एंड लिटर वैदिक में तुलनात्मक अध्ययन क्या है? आइए देखा जाए। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व दोनों का समाज ग्रामीण था। ये 1000 से 600 और समाज ग्रामीण। यहाँ पे टेम्परेरी सोसाइटी है। यहाँ पे लोहे की खोज होगी, यानी एक साथ अगले 3-4 सालों का अनाज उग जाएगा तो समाज क्या हो जाएगा? परमानेंट समाज हो जाएगा। इधर जो समाज है वो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है। इधर जो है वो जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है। पांचवा जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा? दोनों साइड हो जाएगा पितृसत्तात्मक समाज है। इधर अनटचेबिलिटी नहीं था, यानी प्री वैदिक काल में कोई छुआछूत, कोई अनटचेबिलिटी नहीं था। लेटर वैदिक में अनटचेबिलिटी आ जाएगा। प्री वैदिक में वुमेन्स वर इन बेटर कंडीशन, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। लेटर वैदिक में महिलाओं की स्थिति क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। प्री वैदिक में मोनार्कियल रिपब्लिकन या मोनार्कियल डेमोक्रेसी था। क्या था?
मोनार्कियल डेमोक्रेसी, इधर क्या हो जाएगा, इधर ओनली मोनार्की हो जाएगा, हेरिडेटिकल हायरार्कियल मोनार्की हो जाएगा। और यहां पर सभा और समिति ताकतवर थी, यहां पर सभा और समिति कमजोर हो गई। यहां पर कर ऑप्शनल था, यहां पर कर कंपलसरी, टैक्स कंपलसरी हो गया। यहां की अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था यानी सब्सटेंशियल इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी? और यहां क्या था? सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, यहां पर इंद्र और अग्नि थे और यहां पर प्रजापति और विष्णु हो गए। उधर कौन हो गया? इंद्र और अग्नि, और इधर कौन हो गया? प्रजापति और विष्णु। यज्ञ, राजसु यज्ञ करते हैं किसके अवसर पर? राज्याभिषेक के अवसर पर राजसु यज्ञ होता है। इधर उसके बाद वाजपेयी यज्ञ होगा एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन। ये राजा के पावर के प्रदर्शन का और मनोरंजन का यज्ञ है। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये 1 साल चलेगा और ये एक्सपेंशन, पॉलिटिकल एक्सपेंशन का यज्ञ है। राज्य विस्तार इसका यज्ञ है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन का यज्ञ है, राज्य के विस्तार का यज्ञ है, जिसमें 1 साल तक घोड़ा जहां जहां से होकर के निकल जाएगा वो सारा राज्य जो है राजा के अधीन चला जाएगा। वो सारा राज्य क्या होगा? राजा के अधीन चला जाएगा। तो यहां तक आपने देखा था कि हम लोगों ने बातचीत किया है 3 टॉपिक जो हमने आज डिसाइड किया था, वो 3 टॉपिक यहां पर मैं कवर कर रहा हूं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म और बाकी चीजों की। थोड़े छोटे, पहला वीडियो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं जानबूझ करके, ताकि आप लोग जो है बोर ना हो, एक बार आप लोग हैबिचुअल हो जाएं इस वीडियो से। और अगला वीडियो हम लोग थोड़ा और बड़ा करेंगे। अगला वीडियो हम लोग 2 से 2.5 घंटे का वीडियो बनाएंगे और आपको उस वीडियो में हम लोग और चीजों को कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।